तो हेलो एवरीवन, आई होप कि मेरी आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही होगी। फटाफट से हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। और क्लासेस काफ़ी लंबे दौर से क्या थी, रुकी हुई थी, बट अब कंटिन्यू हो गई हैं और कंटिन्यूसली इसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें पहले आराम से सुन लो, क्योंकि जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। चलिए भाई, आवाज़ वगैरह सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। शुरू करते हैं फटाफट से। तो जितने भी बच्चे नए ऐड हुए हैं या पीछे भी जिन बच्चों को डाउट है कि क्लासेस नहीं चल रही थी, तो बच्चों एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे तो सभी बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे थे, तो इसी वजह से क्लासेस जो थी आपकी वो रुकी हुई थी। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल का सेशन जो है वो हम आज से कंटिन्यू करेंगे। हर संडे को टेस्ट हुआ करेंगे, क्योंकि अब कल जो संडे है तो अभी हमने इतनी पढ़ाई नहीं की है, तो अब जो टेस्ट होगा वो नेक्स्ट संडे को होगा और डिस्कशन भी नेक्स्ट संडे को होगा। फिलहाल के लिए अभी आपको ये याद रखना है कि क्लासेस क्या होंगी, कंटिन्यूअसली चलती रहेंगी। ये हाँ, तो तुम लॉग इन करो, वहां से लॉग आउट हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 2 से 3 चीजें पहले क्लियर कर लो कि क्लासेस अब क्या होंगी, रेगुलरली चलेंगी, तो आपको ज्वाइन करना जरूरी है। उसी के साथ साथ रेगुलरली अगर आप क्लासेस में आओगे तो सब कुछ हम लाइव ही डिस्कस करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चैट सेशन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिस्कस करने का। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट हो, तो अभी तक ये समस्या हो रही थी कि सर हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो ग्रुप में आज शाम को आपको एक नया नंबर शेयर कर दिया जाएगा जो स्पेसिफिकली किसके लिए है, ऐप वाले बच्चों के लिए है, तो आपको वहां से सभी चीजें आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि आवाज वगैरह सब क्लियर। शुरू करें फटाफट से। हाँ, डिस्कशन जो है वो जूम पर होगा, ताकि आप भी अपने सवाल जवाब कर सको। ठीक है, फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्लासेस ऐप पे चल रही हैं, जो डिस्कशन होगा वो भी ऐप पर ही होगा, पर वो जूम में होगा, जिससे आपकी बातचीत हो सकेगी। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं। देखो, पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा, जो कि ऐप पर रिकॉर्डेड है, कि हमने पहला और दूसरा चैप्टर खत्म कर लिया था और हम दूसरी बुक से शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर आज जो हमें डिस्कस करना है वो करना है तीसरा चैप्टर। मेरी बात सुनो गौर से, आपकी 2 बुक्स हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, जिसमें से जो पहली बुक है वो किसके बारे में है, वर्ल्ड के बारे में है, और दूसरी बुक किसके बारे में है, इंडिया के बारे में। तो पहले हमने इंडिया वाली बुक को शुरू किया था, और उसके बाद फिर हम कौन सी बुक वाली, वर्ल्ड वाली बुक क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्योंकि इससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये कि आपको चीजें एक ही बार में क्लियर होती चली जाएंगी। जितने भी नए बच्चे हैं जो कि अभी जुड़े हैं, तो वो एक बार चैट सेशन में मैसेज जरूर कर दें अपने नाम के साथ। ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि ये बच्चे ऐप पर एक्टिव हैं। और क्लासेस की टाइमिंग हर बार ग्रुप में मिल ही जाती है, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए टाइमिंग को लेकर। ठीक है, तो फटाफट से फिर बातचीत शुरू करते हैं। यहां पर जो आज हमारे को डिस्कस करना है, जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा नियोजित विकास की राजनीति। बच्चों, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप चैट सेशन में पूछते चलना। आज आपकी एक ही क्लास होगी, ये पॉलिटिकल की, और मंडे से देखो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी क्लासेस चलेंगी, तो उसके लिए चिंता मत करो। फिलहाल के लिए अभी ये सेशन देखो। गणेश, नदीम, इसके अलावा और कौन कौन से बच्चे हैं, फटाफट बताओ। नहीं, जूम डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल के लिए सेशन को एंजॉय करो। और कौन कौन से बच्चे जुड़े हैं जरा फटाफट से बताओ। गणेश और नदीम ने मैसेज किया है, बाकी और कौन कौन जुड़ा हुआ है। चलो भाई, तो देखो, तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो है बेसिकली नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है, कौन सा, नियोजित विकास की राजनीति। तो यहां पर सबसे पहले हम यही समझेंगे कि इस नियोजित वर्ड का मतलब क्या है, यानी नियोजन क्या होता है, विकास का मतलब क्या है, और फिर राजनीति तो हम पढ़ ही रहे हैं पॉलिटिकल, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे लाइव ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो फिक्स कर लें कि 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना ही है। इसके बाद देखो, बाकी ग्रुप में अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। जो भी बच्चा अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, ये नंबर है जिससे आपने कांटेक्ट किया ही होगा, इस पे जाकर एक बार बोल दो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो भी पेड ग्रुप में ऐड नहीं है बच्चा। ठीक है, इसके बाद देखो, तो हम कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था। तो देखो, जब मैंने आपको बुक पढ़ानी शुरू की थी, तो मोहम्मद राकिबुल हसन, आयुष, चलिए 2 बच्चे और जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आयुष यानी सुमित नाम है आपका, वैसे आईडी आयुष से बनी हुई है। खैर, तो देखो यहां पर
पहला जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसी में मैंने आपको बताया था कि आजादी के बाद भारत के सामने दो चुनौतियां थी। पहली कौन सी? एक तो अखंड भारत बनाना, और दूसरी कौन सी थी भाई? दूसरी थी कौन सी? लोकतंत्र को स्थापित करना। और तीसरी चुनौती कौन सी थी? विकास करना। अब अगर आप गौर से देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई पहली चुनौती हमने पढ़ ली पहले चैप्टर में, अच्छा दूसरी चुनौती हमने दूसरे में पढ़ ली, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो वीडियो पड़ी हुई है, जाकर देखो। अब तीसरी चुनौती के बारे में बात करनी है हमें, कौन सी? विकास। तो भाई आजादी के बाद तीन समस्याओं में से दो का समाधान करने के बाद अब तीसरी और सबसे मुश्किल समस्या कौन सी थी भाई? देश का विकास कैसे करें। राजनेताओं के सामने यही समस्या थी कि भाई चलो भारत को तो एक जोड़ लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से, योजना आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग बना तो चुनाव भी हो गए और चुनाव सफल भी रहे, और जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए। पर अब क्या? अब देश का विकास कैसे करना है, अब ये सबसे बड़ी चुनौती थी। तो देखो भारत ने देश का विकास कैसे किया, ठीक है। सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फर्स्ट के हो या किसी के भी हो, वो सब हम डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट से चैप्टर पढ़ते हैं, दोबारा इसकी हम रिवीजन करेंगे, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर कैसे लिखने हैं ये भी बताऊंगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा आपका, उसकी चिंता मत करो। जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूं कराते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम, ठीक है। तो चिंता मत करो बिल्कुल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समस्या थी क्या। तो देखो जब देश आजाद हुआ ना, तो सबसे पहला तो हमारा भारत पूरी तरह से क्या था? कृषि पर निर्भर था। मुख्य रूप से हमारे यहाँ कृषि होती थी, क्योंकि अंग्रेजों के दौर में सिर्फ कृषि को प्रोत्साहन दिया गया था, बाकी किसी पर कोई खासा ध्यान नहीं दिया गया था। उसी के साथ साथ भारत का इस्तेमाल क्या करते थे? कच्चा माल यहाँ से ले जाने के लिए, और वहां से बनी हुई उत्पादित वस्तुओं को भारत में क्या किया करता था? वापस लाया जाया करता था। अब इससे होता क्या था? देखो भारत में से कच्चा माल ले जाते थे तो कृषि तो विकसित हो गई, या विकसित भी क्या हुई? एक तरीके से कृषि पूरे में फैल गई, और दूसरी तरफ उद्योग हमारे यहाँ थे नहीं, तो उद्योगों का कोई खासा विकास नहीं हो पाया। हिस्ट्री के नोट्स नहीं मिले हैं चैप्टर 3 और 4 के, पूरी की पूरी ई बुक डल जाएगी कल तक, ठीक है। सारा एक बार में ही डाल देंगे हम, 1 से लेकर 15 चैप्टर तक। तो बस कल का वेट करो, कल ही पूरी ई बुक हम क्या करेंगे? अपलोड करा देंगे, ठीक है। और किसी को कोई भी दिक्कत होना तो हम ग्रुप में आज नया नंबर शेयर कर देंगे, उस पर जाकर बात करो, सारे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि टीचर्स कभी कभी बिजी होते हैं, क्लासेस होती हैं, तो उस समय फिर रिप्लाई करना ना मुश्किल हो जाता है। तो देखो पहला तो था देश में कृषि पर निर्भरता थी। दूसरी समस्या क्या थी? कि उद्योगों का जो विकास हुआ था ना वो निराशाजनक था, यानी उद्योगों का कोई ऐसा खासा विकास हुआ नहीं था। और क्यों नहीं हुआ ये मैंने आपको बताया कि अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल ले गए, अपने यहाँ पर उद्योगों में उसे उत्पादित किया। अब जब उसे उत्पादित कर लिया तो फिर वो देश में, हमारे देश में उद्योगों के विकास पर क्यों ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो उद्योगों की स्थिति काफी खराब थी, ऐसा अंग्रेजों की वजह से हुआ। उसी के साथ साथ आधारिक संरचना का अभाव था। सबसे पहले ये समझो आधारिक संरचना होती क्या है। आधारिक संरचना का मतलब है, देखो किसी भी बिजनेस को चलने के लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए होती है, जैसे सड़क की व्यवस्था यानी परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, संचार की सुविधा होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब होना चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति कहीं पर जाकर उद्योग लगाएगा। पर जब आपके पास यही नहीं है तो फिर उद्योग विकसित कैसे होंगे। तो देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि आधारिक संरचना का अभाव था, जैसे कि बिजली, सड़क, बाजार आदि का क्या था? अभाव था। और इस वजह से क्या था? समस्या थी। देश की ज्यादातर जनसंख्या क्या थी? गरीब थी। अब आजादी के समय भारत में ज्यादातर लोग क्या थे? गरीब थे। और गरीब होने की वजह क्या? अंग्रेजों द्वारा शोषण। और मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छ जल की उपलब्धता हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, संचार की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, ये सब उस दौर में ना के बराबर थी, जिस वजह से ये सारी समस्याएं आती थी, ठीक है। इसके बाद देखो अब ये हमें पता चल गया कि भाई ये सब समस्याएं थी जब देश आजाद हुआ। तो भाई करे क्या? अब करने के लिए आपके पास दो रास्ते थे, यानी इन सब चीजों में सुधार कैसे करें। तो सुधार करने के दो तरीके थे, यानी विकास के दो मॉडल थे। पहला कौन सा मॉडल? पूंजीवादी मॉडल। और दूसरा कौन सा? समाजवादी। पूंजीवादी वही जिसे अमेरिका फॉलो कर रहा था, समाजवादी वही जिसे सोवियत संघ फॉलो कर रहा था। पूंजीवादी वह व्यवस्था जिसमें सब कुछ प्राइवेट होता था, निजी क्षेत्र में होता था। सार्वजनिक यानी समाजवादी व्यवस्था जिसमें सब कुछ सार्वजनिक यानी गवर्नमेंट होता था। तो इस तरीके की व्यवस्था पहले से ही बनी हुई थी। इंग्लिश की क्लासेस मंडे से हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो तो दो व्यवस्थाएं थी, कौन सी? समाजवादी जो सोवियत संघ में प्रचलित थी, सभी चीजों का उत्पादन सरकार करती थी और निजी क्षेत्र नहीं होता था, यानी प्राइवेट कंपनियां होती ही नहीं थी।
दूसरा कौन सा, दूसरा आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। इसमें सभी वस्तुओं का उत्पादन कौन करता था, निजी क्षेत्र करता था, और सार्वजनिक क्षेत्र होता था और कहीं कहीं पर बिल्कुल नहीं होता था। जैसे अमेरिका में देखो कोई सरकारी सेक्टर होता ही नहीं था, ठीक है। इस वजह से भारत के अंदर ये समस्या आई कि भाई किसे अपनाए, समाजवाद को अपनाए या पूंजीवाद को अपनाए। अच्छा, समाजवाद का मतलब था कि सब कुछ सरकारी कर दो, है ना, और पूंजीवाद का मतलब था कि सब कुछ क्या कर दो, निजी कर दो। अब थोड़ा सा आप सोच के देखो तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ अगर सरकारी कर दोगे, मान लो आपने सब कुछ सरकारी कर दिया, तो सारा लोड किसके ऊपर आ जाएगा, सरकार के ऊपर। और दूसरी चीज ये भी है कि सरकारी कंपनियों में कैसे काम होता है ये आपने देखा ही है इतने लंबे दौर में, भ्रष्टाचार की समस्या, निम्न उत्पादकता की समस्या, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो सब कुछ सरकारी करना समाधान था नहीं, ठीक है, पर सरकारी करने का फायदा ये था कि उससे गरीबों का कल्याण हो सकता था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सब कुछ प्राइवेट कर दो। अच्छा, सब कुछ प्राइवेट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो उद्योग थे उन उद्योगों का विकास कैसे हो पाएगा। बड़े बड़े उद्योगों के लिए क्या चाहिए, पैसा। लोगों के पास इतना पैसा है ही नहीं है, ज्यादातर जनसंख्या क्या है, गरीब है। तो निजी उद्योग खुलेंगे नहीं तो देश का विकास कैसे होगा। तो हमें चाहिए था कोई बीच का रास्ता, ठीक है। देश में क्या विचार थे, तो देश के अंदर दो तरीके की विचारधाराएं थी, इसको अच्छे से समझ लेना, ये याद भी रखना। पहली कौन सी, वामपंथी, और दूसरे कौन से, दक्षिणपंथी। नाम से याद रखो, वामपंथी वो है जो गरीबों के हित में बोलते हैं, और दक्षिणपंथी वो है जो अमीरों के हित के लिए बोलते हैं। गरीबों के लिए हित के लिए बोलने का मतलब क्या हुआ कि भाई देश में गरीबों और पिछड़े वर्ग को ध्यान में रखकर विकास करेंगे। ये लोग गरीबों के लिए चिंतित थे और ये चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे देश में गरीब लोगों का क्या हो सके, कल्याण हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो दक्षिणपंथी लोग थे, दक्षिणपंथी लोग चाहते थे कि भाई ऐसी व्यवस्था बने जिससे अमीरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, यानी ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले जिससे अमीरों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो ये इनकी व्यवस्था थी। अब देखो सरकार के सामने समस्या, पहला तो निजी क्षेत्र में जाए या सार्वजनिक क्षेत्र में। दूसरा, ये दो अलग अलग मत भी थे। क्या मत थे, एक तो कह रहे थे कि भाई देश के अंदर क्या करो, गरीबों के कल्याण के लिए व्यवस्था बनाओ, यानी समाजवादी तरीके से जाओ। दूसरा पूंजीवादी कह रहे थे कि भाई पूंजीवादी, यानी दक्षिणपंथी कह रहे थे पूंजीवादी तरीके से जाओ। अब कहानी हो गई खराब। तो भारत के योजनाकारों ने क्या किया, उन्होंने दोनों वर्गों की बात को माना। उन्होंने बोला ना हम लेफ्ट जाएंगे ना हम राइट जाएंगे, हम दोनों को मिलाकर अपना एक नया रास्ता बनाएंगे। कौन सा नया रास्ता, जिन्हें उन्होंने नाम दिया क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, बड़े बड़े उद्योग सरकारी कर लेते हैं और छोटे छोटे उद्योगों को प्राइवेट कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े उद्योग क्या कर दिए, सरकारी कर दिए, कि भाई बड़े बड़े उद्योगों का विकास करेंगे सरकार के अंडर, ठीक है। और छोटे छोटे उद्योगों को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट करने से क्या हुआ, देखो छोटे छोटे उद्योग, लोगों के पास पैसा कम था पर वो छोटे उद्योग तो खोल ही सकते थे, तो छोटे छोटे उद्योग हो गए प्राइवेट। और सरकारी बड़े बड़े उद्योगों को कर दिया क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, और वो जो बड़े बड़े उद्योग थे वो क्या कर सकते थे, जन कल्याण के लिए काम भी कर सकते थे। तो इस तरीके से बीच का रास्ता निकाला, यानी ना तो हम पूरे निजी क्षेत्र की तरफ जाकर पूंजीवादी हुए और ना ही पूरे सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ जाकर समाजवादी हुए, हम बने रहे मिश्रित, यानी कुछ विशेषताएं पूंजीवाद की और कुछ विशेषताएं समाजवाद की, ठीक है। ये डेफिनेशंस या एक्सप्लेनेशन याद रखना, लिखना कैसे है, क्या लिखना है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस सुनते जाओ, चैप्टर समझते जाओ लाइन बाय लाइन। इसके बाद देखो, अब बात आती है नियोजन, कि नियोजन क्या होता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था में एक व्यवस्था को अपनाया गया था जिसे नियोजन या क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। तो यहां पर, हाँ अब रोज क्लासेस होंगी तो चिंता मत करो, ठीक है। यहां पर एक सवाल बनेगा आपका कि नियोजन का मतलब क्या है, ठीक है। तो आप वहां पर लिखोगे कि भाई नियोजन का मतलब है भविष्य के लिए क्या करना है, एक तरीके से प्लानिंग करना। अगर पूरी डेफिनेशन समझनी हो तो वर्तमान के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए एक योजना बनाना और उसे लागू करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब हो गया प्लान बनाना, कि भाई हम अगले 5 साल में कहां तक जाने वाले हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये नियोजन शब्द है या जो ये नियोजन की व्यवस्था इसे कहां से लिया गया है। तो आप कहेंगे कि भाई इसे सोवियत संघ से लिया गया है। ये अच्छे से याद रखना कि नियोजन की व्यवस्था को कहां से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। इसके बाद देखो, तो हमें ये बात समझ आ गई अभी तक कि देखो भारत के सामने क्या थी, समस्या थी, क्या समस्या, विकास करने की। इसके बाद हमें समझ आया कि इतनी बड़ी समस्या कैसे थी, क्योंकि देखो कृषि की हालत खराब, उद्योगों का तो विकास ही नहीं था, आधारिक संरचना नहीं थी, गरीबों की संख्या ज्यादा थी और उसी के साथ साथ देश के अंदर विकास की सख्त जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फिर करे क्या, तो करने के लिए हमारे पास दो रास्ते थे,
या तो सब कुछ निजी करके पूंजीवादी बन जाओ या सब कुछ सरकारी करके समाजवादी बन जाओ। हमने कहा दोनों ही रास्तों पर नहीं जाएंगे, बीच का रास्ता अपनाते हैं। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमने अपनाया किसे? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर एक चीज को हमने जोड़ा जो क्या थी? नियोजन। नियोजन का मतलब था प्लानिंग करना कि अगले 5 साल में हम कितना विकास करना चाहते हैं, इस चीज की क्या करना? प्लानिंग करना। अब वो प्लानिंग करेगा कौन? कोई तो बैठेगा, कोई तो ये डिसाइड करेगा ना कि भाई कहां तक पहुंचना है, पूरी प्लानिंग बनाएगा। तो ये प्लानिंग करने का जिम्मा किसे दिया? योजना आयोग। किसे? योजना आयोग को। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि योजना आयोग है क्या। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? नीति आयोग। और इसकी फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरीके से तुम्हारा योजना आयोग क्या बन गया? नीति आयोग। उसे भूल जाओ अभी, वो हम आगे बात करेंगे। अभी बस ये याद रखो कि भाई नियोजन करना था, नियोजन करने के लिए कोई ना कोई चाहिए था, इसीलिए हमने क्या बना दिया? योजना आयोग बना दिया। अब योजना आयोग बन चुका है, तो योजना आयोग क्या करेगा? योजना बनाएगा। सही बात है, योजना आयोग क्या करेगा? योजना बनाएगा। तो देखो, अगर ये 5 साल के लिए योजना बनाएगा तो ये हो गई पंचवर्षीय योजना। अगर 1 साल के लिए बनाएगा तो ये हो गई 1 वर्षीय योजना। और अगर 2 साल के लिए बनाएगा तो ये हो गई द्विवर्षीय योजना। ऐसे करके याद रख सकते हो आराम से। ठीक है, तो यहां से शुरुआत हुई पंचवर्षीय योजनाओं की। तो इसके अंतर्गत भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया। पंचवर्षीय का मतलब है अगले 5 सालों के लिए। इन लक्ष्यों को 5 साल के लिए बनाया जाता था, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहा। अगर 1 साल के लिए बनाओगे तो क्या कहोगे? 1 वर्षीय योजना कहोगे। और इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कौन करता था? योजना आयोग। ठीक है, अब मेरी बात सुनो गौर से। देखिए, टाइम टेबल के हिसाब से आज हिस्ट्री की ही क्लास होनी थी, बट किसी वजह से हम पॉलिटिकल की कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो टाइम टेबल प्रॉपर मंडे से हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। और जैसी जैसी क्लासेज है वैसे ही चलेंगी। जैसे मंडे को पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है, आई होप, और उसके हिसाब से जो क्लासेज है वो चलेंगी। 1 घंटा हम और बढ़ाएंगे, जिसमें बाकी की क्लासेज जैसे कि जो रह गई है, जैसे आई थिंक फिजिकल उसके अंदर नहीं लगी है, जो भी क्लास है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, तो उस टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगी। ठीक है, कल आपको पूरे 3 घंटे का टाइम टेबल मिल जाएगा कि कैसे क्लासेस चलेंगी, और एक अलग से नंबर जिसपे आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकोगे। प्रिया शर्मा, राखी, रियली वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहां तक हमें बात समझ आ गई, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमने पढ़ा कि भाई भारत के सामने समस्या विकास करने की। अब मेरे साथ साथ इसे रिवाइज करते चलो और अपने मन में भी बोलो कि भाई भारत के सामने समस्या विकास करने की। अब विकास करने की समस्या क्यों हुई? क्योंकि देखो, देश में गरीबी है, आधारिक संरचना है नहीं है, कृषि पर हम निर्भर हैं, और साथ ही साथ उद्योगों का क्या है? निराशाजनक विकास है। अब इस समस्या का समाधान कैसे करें? तो समाधान करने के 2 रास्ते, एक तो पूंजीवादी और एक समाजवादी। सब कुछ प्राइवेट करके पूंजीवादी बन जाओ, सब कुछ सरकारी करके समाजवादी बन जाओ। पर उसमें भी समस्या कि भाई दोनों तरीके से हम चल ही नहीं सकते, तो हमने बीच का रास्ता अपनाया। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर बड़े उद्योग सरकारी और छोटे उद्योग कौन से? प्राइवेट। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि चलो ये ठीक है, उसके अंदर हमने एक चीज को और शामिल कर लिया, नियोजन, जो हमने किससे लिया? सोवियत संघ से। नियोजन का मतलब क्या? कि भविष्य के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करना और उन्हें पाने के लिए योजना बनाना। अब नियोजन करेगा कौन? यानी प्लानिंग करेगा कौन? तो उसके लिए हमने बनाया योजना आयोग। अब अगर योजना आयोग 5 साल के लिए प्लानिंग करेगा तो आप कहोगे कि भाई बना दी पंचवर्षीय योजना। अगर वो 1 साल के लिए प्लानिंग करेगा तो आप कहोगे भाई 1 वर्षीय योजना। और 2 साल के लिए करेगा तो क्या कहोगे? फटाफट बताओ। अगर योजना का जो योजना आयोग है वो 2 साल के लिए योजना बनाएगा तो आप क्या कहोगे? फटाफट बताओ। इसके बाद देखो, जल्दी से फिर डिस्कस करते हैं आगे। अगर योजना आयोग 2 साल के लिए योजना बनाएगा तो उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल, द्विवर्षीय योजना कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विवर्षीय योजना। आप देखो, तो योजना आयोग हमारा आ गया और उसने योजना बनानी शुरू कर दी। पहली योजना कौन सी बनाई? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1950 में योजना आयोग बना, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना क्या हुई? लागू हुई। अब क्योंकि 5 साल के लिए थी, ठीक है, तो 5 साल के लिए थी तो कब तक चलेगी? 56 तक चलेगी। ऐसे ही आपको क्या करना है? याद रखना है कि भाई अगर 5 साल के लिए थी तो कब तक चलेगी? 56 तक चलेगी। बिल्कुल, राखी ने बताया 2 वर्षीय योजना, बिल्कुल सही है। तो अगर 5 साल के लिए थी तो 51 से 56 तक चली। इसमें था क्या? अब देखो मेरे साथ 2-3 चीजें याद रखना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई, ये याद रखना, 1956 तक चली।
इसके मुख्य योजनाकार का नाम याद रखना, जो कौन थे, के एन राज। क्या नाम था, के एन राज। ठीक है, राज जे है ये, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई है। खास बात क्या थी इसकी, तो पहली बात थी कि ये कृषि पर केंद्रित थी। ठीक है, मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया। देशों को गरीबी से, यानी जो हमारा देश था उसे गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास किया गया। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो और क्या किया गया भाई, भूमि सुधार किए गए, बड़े स्तर पर भूमि सुधार किए गए। अब ये भूमि सुधार के बारे में ना अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, पहली पंचवर्षीय योजना पर क्योंकि हमने कृषि पर ध्यान दिया तो उद्योगों की हालत खराब हो गई। अब क्योंकि उद्योगों की हालत खराब हुई तो इसीलिए हमने बनाई द्वितीय पंचवर्षीय योजना, या फिर आप कह सकते हो दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या खास बात थी, तो इसे 1956 में लागू किया गया और ये 1961 तक चली। कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक। इसमें क्या किया गया, तो इसमें देखो सबसे पहले तो बड़े उद्योगों का विकास, जो मैंने आपसे कहा था ना कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों का विकास किया, तो वो कब हुआ, इस योजना के अंतर्गत। देश के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, देश के जितने भी उद्योग थे उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। आयात, यानी जो हम बाहर से सामान मंगा रहे थे उसे कम किया गया, और निर्यात, जो हम बाहर सामान बेच रहे थे उसे बढ़ाने की कोशिश की गई। और आधारिक संरचना अभी शुरुआत में भी बताई थी, जैसे बिजली, परिवहन, इस्पात, संचार आदि के उद्योगों को विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर देखो, पहली पंचवर्षीय योजना तुमने बनाई, कृषि पर ध्यान दिया तो उद्योग पिछड़ गए। दूसरी उद्योगों के लिए बनाई तो ऑब्वियस सी बात है क्या पिछड़ गया होगा, कृषि पिछड़ गई होगी। तो क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना अपन ने किस लिए बनाई, उद्योगों के लिए बनाई, तो सीधी सी बात थी कि कृषि की हालत खराब ही होनी थी। ठीक है, तो कृषि की हालत खराब हुई। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो कि क्या क्या समस्याएं थी कृषि के साथ। तो देखो, ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि अंग्रेजों के दौर में क्या हुआ करता था, जमींदारी योजना हुआ, जमींदारी व्यवस्था हुआ करती थी। जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था कि जो अंग्रेज थे वो जमींदारों से कर लेते थे और जो जमींदार थे वो किसानों से कर लेते थे। अब ऐसे में किसानों का शोषण होता था क्योंकि जमींदार जितना चाहे उतना कर ले सकते थे। अब यहीं से सारी समस्या हुई। तो पहली जमींदारी व्यवस्था, दूसरा सिंचाई सुविधा नहीं थी भाई। देखो, कृषि करने के लिए चाहिए पानी, पानी या तो बारिश से आएगा या आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं तो इसीलिए स्थिति और क्या हो गई, खराब की। अगर वर्षा आई तो कृषि होगी वरना नहीं होगी। उसके बाद वर्षा पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता। निम्न उत्पादकता का मतलब क्या है भाई, देखो किसान जो थे ना वो इतने जानकारी नहीं थी उन्हें, यानी इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, ना ही कोई बेहतर सुविधाएं थी उस दौर में, तो जितना उत्पादन किया जा सकता था वो उतना उत्पादन नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि जानकारी का अभाव था और जानकारी के अभाव की वजह से ही सारी क्या थी, समस्याएं थी। ठीक है, और खंडित जोते थे। खंडित जोतों का मतलब होता है कि छोटे छोटे से खेत थे जिनके अंदर थोड़ी थोड़ी फसलें उगाई जाती थी, जिस वजह से किसान को भी कोई फायदा नहीं होता था और उत्पादन भी इतना ज्यादा नहीं हो पाता था। तो अब इसे तुम्हें समझना है। मैंने अभी पहली पंचवर्षीय योजना में क्या बताया था, भूमि सुधार। तो इन्हीं सब चीजों में क्या किया गया, सुधार किया गया। क्या क्या सुधार किए गए, तो देखो पहला तो जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर दिया, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गई आजादी के बाद। उसके बाद क्या किया गया, सिंचाई के लिए बांध बनाए गए। तो सिंचाई के लिए मैंने आपको बोला कृषि के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब पानी कहां से आएगा, या तो बारिश से आएगा, पर बारिश पे हम डिपेंडेंट रह नहीं सकते, कभी हो कभी ना हो, तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है। अब सिंचाई के पास दो तरीके, या तो नदी, नदी आसपास नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपको वाटर सप्लाई हो सके। तो सरकार ने वही किया कि सिंचाई के लिए बांध बनाए, बांधों से नहरें निकाली और वो नहरें कहां तक जाती थी, खेतों तक, जिससे खेतों को प्रॉपर पानी मिल पाता था। वर्षा पर निर्भरता कम करने की कोशिश की ताकि वर्षा की वजह से क्या ना हो, फसलें खराब ना हो। और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए। उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास करने का मतलब कि जितना उत्पादन किया जा सकता था उतना उत्पादन करने की क्या की कोशिश की, यानी उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए। अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराकर, खाद उपलब्ध कराकर, तरीकों में सुधार कराकर कृषि को बढ़ाने की कोशिश की और खंडित जोतों को समाप्त किया। खंडित जोते अभी बताया था ना कि छोटे छोटे खेत होते थे, अब उन छोटे छोटे खेतों को मिलाकर एक बड़ा खेत बना दिया, जिससे क्या हुआ, उत्पादन करना आसान हो गया। ठीक है, सोशियोलॉजी की क्लास मंडे से ही चलेगी, बताया तो। ठीक है, नोट सबके कल ही डल जाएंगे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, क्लासेस मंडे से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो यहां तक कहानी समझ आ गई, फटाफट बताओ, फिर आगे चलेंगे। पहले ये बताओ यहां तक समझ आ गया,
अरे ये देखो जरा, ये बोल रहे हैं ऐप पर क्लास शो नहीं हो रही, इन्हें देखो 2-3 मैसेज है, बात कर। यहां तक समझ आ गया भाई? फटाफट। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि भाई देखो, भारत के सामने समस्या विकास करने की समस्या, क्योंकि उद्योग खराब है, कृषि की समस्या है, ठीक है, आधारिक संरचना है नहीं है, देश गरीब है, तो क्या करें, ठीक है। इसीलिए दो रास्ते थे हमारे पास, पहला कौन सा? पूंजीवाद, और दूसरा कौन सा? समाजवाद। समाजवाद में सब कुछ सामाजिक यानी कि सरकारी, और पूंजीवाद में सब कुछ प्राइवेट, ठीक है। तो करे क्या? हमने अपनाया बीच का रास्ता, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बड़े बड़े उद्योगों को कर दिया सरकारी और छोटे छोटे उद्योगों को कर दिया प्राइवेट। क्या किया? बड़े बड़े उद्योगों को कर दिया सरकारी और छोटे छोटे जो उद्योग थे उन्हें क्या कर दिया? प्राइवेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? वो करने के बाद अब हमने उसमें शामिल किया नियोजन को। नियोजन का मतलब योजना बनाना। योजना बनाने के लिए कौन चाहिए? योजना आयोग। योजना आयोग कौन सा? 1950 में जो बना, उसने बनाई पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के लिए। कृषि के लिए जो योजना बनाई उसमें की भूमि सुधार, और भूमि सुधार ही अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ अब ये समझो, इसके बाद क्या हुआ अब ये समझो कि भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना और कृषि, तो क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, इस वजह से क्या हुआ? कृषि को नुकसान हुआ और देश में क्या होने लगी? खाद्यान्न की कमी होने लगी। साथ ही साथ क्या हुआ? 1962 में हमारा चीन से युद्ध भी हो गया। युद्ध लिख लेना कौन कौन से हुए। पहला 1947 में पाकिस्तान से, दूसरा युद्ध हुआ हमारा 1962 में चीन से, चाइना, ठीक है। फिर हुआ 1965 में पाकिस्तान से, उसके बाद हुआ हमारा 1971 में पाकिस्तान से, और 1999 में पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये 5 युद्ध हुए आज तक भारत के, जिसमें से एक हम हार गए थे चीन वाला, और 4 हम जीत गए थे, ये याद रखना, ठीक है। सोशियोलॉजी की क्लास मैंने अभी बताया ना कि मंडे से होगी, और मैंने आपको बताया था कि हाँ टाइम टेबल में वो नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे का टाइम टेबल है ना। अभी मैंने आपसे कहा कि हम 1 आवर और ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम सोशियोलॉजी और बाकी जो सब्जेक्ट रह गए उनकी क्लास करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम 3 घंटे की क्लास करा देंगे, जिसमें से बाकी का टाइम सोशियोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो भाई 1962 युद्ध में जब चीन से युद्ध हुआ तो सरकार युद्ध पर ध्यान देने लगी, वहां खर्चा हो गया, जिस वजह से कृषि की हालत खराब हुई, ठीक है। खाद्यान्न की कमी हुई, जिस वजह से भारत को अमेरिका से खाद्यान्न आयात करना पड़ा, ठीक है। और इन सभी वजह से भारत के नेताओं ने, अब देखो हुआ क्या, देश में हो गई खाद्यान्न की कमी। अब देश में हो गई खाद्यान्न की कमी, तो उस दौर में भारत को खाद्यान्न मंगाना पड़ा अमेरिका से। अब तुम ये सोच के देखो कि उसी दौर में शीत युद्ध चल रहा था, भारत ना अमेरिका की तरफ था ना सोवियत संघ की तरफ था, तो अमेरिका भारत की मदद क्यों करे? और अगर वो मदद करेगा तो भारत पर दबाव बनाएगा कि उसके लिए क्या करो, उसके समर्थन में आओ, तो भारत के लिए ये हो गई समस्या, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक ही रास्ता था। क्या रास्ता था? कि भाई कोई ऐसा समाधान करो जिससे ये जो खाद्यान्न संकट है, खाद्यान्न का मतलब कि जो हमारे पास खाने के लिए अन्न भी नहीं है, उस संकट का क्या हो सके? निवारण हो सके। इस संकट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्योंकि अभी अगर मैं सारा चैप्टर करा दूंगा तो फिर सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो जितना मैंने मेन बताया। क्या क्या बताया मेरी बात सुनो गौर से। अब लास्ट में ना रिवाइज कर लो, हर क्लास के शुरू में जितना पढ़ा वो रिवाइज कर लेंगे, लास्ट में पढ़ा वो रिवाइज कर लेंगे। अगर आप मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लोगे ना, आपको याद करने की, नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे पॉइंट्स लाइन वाइज याद हो जाएंगे कहानी की तरह, और कहानी की तरह याद हो जाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो पहला मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई भारत के सामने समस्या थी तीसरी कौन सी? विकास करने की, ठीक है। अब विकास करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। क्यों खराब थी? देखो कृषि पर निर्भरता थी, उद्योगों का खराब विकास हुआ था, ठीक है, निम्न उत्पादकता थी, देश में गरीबी थी, आधारिक संरचना बिल्कुल थी नहीं। तो उस दौर में विकास करना था। विकास करे कैसे? तो विकास करने के कितने रास्ते? 2 रास्ते। कौन कौन से? या तो पूंजीवादी या समाजवादी। अच्छा, पूंजीवादी का मतलब हो गया कि सब कुछ प्राइवेट कर दो और अमेरिका की तरह बन जाओ। तो समाजवाद का मतलब हो गया सब कुछ सरकारी कर दो और सोवियत संघ की तरह बन जाओ। भारत ने बोला हम दोनों ही रास्तों पर नहीं जाएंगे, हम बनाएंगे तीसरी व्यवस्था, जो कौन सी है? मिश्रित। मिश्रित के अंदर बड़े उद्योग हो गए सरकारी, छोटे उद्योग कर दिए प्राइवेट। अच्छा, इसी के साथ हमने एक चीज को और अपनाया जो था नियोजन। नियोजन का मतलब प्लानिंग करना, भविष्य के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करके क्या डिसाइड करना कि भाई किस तरीके से हम अगले 5 साल, 1 साल, 2 साल में विकास करने वाले। तो ये प्लानिंग करेगा कौन? ये प्लानिंग करेगा योजना आयोग, जो बना 1950 में।
1950 में योजना आयोग जो बना, उसने जो 5 साल के लिए योजना बनाई उसे बोला पंचवर्षीय योजना, जो 2 साल के लिए बनाई 2 वर्षीय, और जो 1 साल के लिए बनाई 1 वर्षीय। पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 में, के एन राज इसके क्या थे, मुख्य योजनाकार थे, और ध्यान दिया गया कृषि पे, और उसमें क्या किए गए, भूमि सुधार किए गए। ठीक है, देखो ये याद रखो कि हरित क्रांति सिलेबस में है या नहीं है उसकी चिंता मत करो, 5 से 10 मिनट लगेंगे पढ़ने में, पढ़ के खत्म करो, उल्टा मजा आएगा पढ़ने में। तो ये मत सोचो क्या है या नहीं है, सारा पढ़ लो, और उसके बाद इतनी बार रिवाइज हो जाएगा ना कि आपको ये भी नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा पढ़ लिया, वो मेरे पे छोड़ दो। पढ़ने में इतना मजा आएगा कि तुम बोलोगे सर बाकी के चैप्टर भी करा दो। ठीक है, तो बस सुनते चलो, इतने आराम से याद हो जाएगा। अब पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर, के एन राज इसके मुख्य योजनाकार, भूमि सुधार किए, कृषि में सुधार किया। अब भूमि सुधार के अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन से सुधार किए। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के ऊपर 1956 से 1961, और पीसी महालनोबिस क्या थे, इसके मुख्य योजनाकार थे। उद्योगों पर ध्यान दिया जिस वजह से कृषि की हालत खराब हो गई। कृषि की हालत खराब हुई 1962 में, डेट के साथ याद रखो तो कहानी अच्छे से याद रहेगी। तो 1962 में युद्ध हुआ, कृषि की हालत हो गई खराब। अब क्या करें, अब क्या किया गया, कैसे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाया गया, भारत ने आगे कैसे विकास किया, और क्या क्या चुनौतियां आई और क्या क्या समस्या आई, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे। नोट्स मिल जाएंगे, उसमें से एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप मेरे साथ 2 दिन क्लास के अंदर चीजें रिवाइज कर लोगे, कोई समस्या होनी ही नहीं है, हो ही नहीं सकती है। और उसके बाद भी समस्या होगी तो डिस्कशन में आकर पूछो, चैट में आकर पूछो, अच्छे से एकदम सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज क्लास कैसी लगी ये जरूर बताकर जाना। और रोज क्लास ज्वाइन करने के लिए 7 बजे प्रकट हो जाना, किसके ऊपर, ऐप के ऊपर। ठीक है भाई, फटाफट से बताओ कोई डाउट वगैरह। देखो क्लासेस की चिंता बिल्कुल मत करो, ठीक है, क्लासेस की चिंता बिल्कुल मत करो। आराम से हम क्या करेंगे, देखो दिसंबर के हाफ तक यानी 15 दिसंबर के आसपास तक पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद आपकी रिवीजन कराएंगे, ठीक है, पेपर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह वगैरह सारी टिप्स के साथ कराएंगे। तो सिलेबस कराना हमारी जिम्मेदारी है, सिलेबस करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्लासेस लेना हमारी जिम्मेदारी है, क्लासों में आकर ज्वाइन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी। तो ये चिंता मत करो कि कौन सी क्लास कब होगी, बस ये देखो कि जो क्लास हो रही है उसे ज्वाइन करो, सिलेबस पूरा होगा, अच्छे से होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर डाउट होगा तो डाउट सेशन होगा, आपने कितना ग्रो किया ये चेक करने के लिए टेस्ट चलेंगे। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यू के टेस्ट हो या रिटर्न टेस्ट हो, सब चलेंगे। पर्सनली आई विल चेक कि आपने कैसा किया है। तो एक एक बच्चे को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे हैं नहीं है, मुश्किल से इस बैच के अंदर अभी हमने कितने एनरोल कराए, 70 से 80 बच्चे एनरोल कराए बस। तो सबको पर्सनली क्या किया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। अगर और कोई बैच बनेगा तो वो अलग से ही बनेगा, आपके बैच में इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करो, रेगुलरली बस क्लास को ज्वाइन करने पे ध्यान दो। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, मुख्य योजनाकार कौन थे, पीसी महालनोबिस। नाम याद रखना कौन थे, पीसी महालनोबिस। और ये नोट्स में लिखा हुआ है, शायद मैंने ना हाईलाइट नहीं किया पर ये लिखा हुआ है। ये रहा, इस योजना के मुख्य योजनाकार कौन थे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो आई होप कि मजा आया होगा सभी को सेशन में। तो मिलते हैं फिर भाई नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट।